नमस्कार दोस्तों, इन्हें पहचानते तो होंगे ही आप, वही जिनके लिए गांधी से बड़ा देशभक्त उनका हत्यारा नाथूराम गोडसे है, वही जिनके बयानों के बाद पीएम मोदी तो इतने दुखी हो गए थे कि मन से माफ न करने का ऐलान कर दिया था, फिर भी चुपके चुपके मन ही मन जिन्हें माफ कर दिया था, वही जो अपने नफरती बयानों के लिए कुख्यात है, लेकिन भगवाधारी सांसद होने की वजह से जिनका कुछ बिगड़ता नहीं है, वही जो मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी हैं, सलाखों के पीछे रही हैं, लेकिन बीजेपी की सांसद हैं। नाम तो आप जानते ही हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर। लेकिन आज प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जिक्र क्यों कर रहा हूं? प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी सांसद की ख्वाहिश अब यह है कि राहुल गांधी को इस देश की राजनीति में टिकने का मौका नहीं देना चाहिए, राहुल गांधी को इस देश से निकालकर फेंक देना चाहिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बाकायदा बयान देकर राहुल गांधी के लिए ऐसा ही कहा है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा तो ऐसे है जैसे यह देश इनकी जायदाद हो और इनके पुरखे उसकी रजिस्ट्री इन्हीं के नाम कर गए हो, जैसे देश इनकी बपौती हो और यहां रहने वाले लोग इनकी जागीर की रियाया, जिसे जब चाहे देश में रखें और जब चाहे जिसे चाहे इस देश से निकालकर फेंक दें। प्रज्ञा ठाकुर जैसों की यह हैसियत मोदी राज में ही बनी है, तभी तो ऐसी बातें कर रही है। सुनिए और फिर बताता हूं कि बीजेपी की आगे रणनीति क्या है और आज दिन भर बीजेपी ने बवाल क्यों किया। सुनिए। और आप विदेशों में बैठ करके कहते हो कि हमें संसद में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है, इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं होती। मैं ऐसे राहुल गांधी को धिक्कारती हूं और ऐसे इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए कि हमारे देश में कैसे राजनीति कर रहे हैं ये, और अब इनको राजनीति का अवसर नहीं देना चाहिए, इनको इस देश से निकाल करके फेंक देना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर की कुल जमा पूंजी यही है कि नफरती भगवाधारी हैं, गांधी के कातिलों की पुजारी हैं, गोडसे इनके आराध्य हैं, मुसलमान इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, मालेगांव धमाके के तार इनसे जुड़े होने के मुकदमे इनके नाम हैं। देश के मौजूदा माहौल में अपनी राजनीति चमकाने के लिए उठपटांग बयानों की वजह से कुख्यात हैं। मोदी और शाह की पार्टी के सांसद हैं और कहें तो इन्हें अब तक जो भी हासिल हुआ है अपने कट्टर विचारों की वजह से ही हुआ है। प्रज्ञा ठाकुर जिस भारत का हवाला देकर राहुल गांधी को इस देश से निकालने की बात कर रही हैं, उस देश के लिए इनका कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि जनता ने भोपाल से इन्हें एक बार सांसद चुना है और चुने जाने के बाद इन्होंने देश के लिए क्या किया है, इसके लिए गहन रिसर्च करने के बाद भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, सिवाय इसके कि मोदी भी इन्हें मन से माफ नहीं करना चाहते हैं। मोदी राज की ही महिमा है कि ऐसे लोग खुद को सबसे बड़ा देशभक्त घोषित करते हुए दूसरों को सर्टिफिकेट देने लायक बन गए हैं। ये इसी राज में मुमकिन है और ये अकेली नहीं है। लंदन में राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर कुछ सवाल उठाकर संसद में माइक बंद करने वाली बात क्या कह दी, ऐसा लगा जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। पूरी की पूरी बीजेपी राहुल गांधी के पीछे पड़ गई है। आज भी संसद के दोनों सदनों में बीजेपी सांसद से लेकर राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल जैसे दिग्गज मंत्रियों ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला किया, विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। बीजेपी मंत्रियों ने चीख चीख कर कहा कि राहुल गांधी को देश के सामने आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने अपने बयानों से देश का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। झूठे आरोप लगाने का काम किया और वो व्यक्ति विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये भारत ही है जहां ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य रहते हैं। ये वही गिरिराज सिंह है जो बात बात पर किसी को भी पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो संसद में अडानी और मोदी के रिश्ते पर राहुल गांधी के बयानों को लेकर मोर्चा खोल रखा है। विशेषाधिकार नोटिस देकर संसदीय समिति के सामने अपना बयान दर्ज करा चुके हैं और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कराने की मुहिम चला रहे हैं। पीएम मोदी कर्नाटक की रैली में राहुल पर हमले कर चुके हैं।
कल उनका भाषण आपने देखा सुना होगा, आज अखबारों की सुर्खियां हैं। लोकतंत्र पर राहुल के बयान को मोदी ने हमले का सबसे धारदार हथियार बनाकर माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब मोदी ही राहुल के बयान को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं तो बीजेपी के बाकी सांसद और मंत्री तो हो हल्ला करेंगे ही। तो हो हल्ला हो रहा है, आज दिन भर होता रहा। इस हो हल्ले के बीच कांग्रेस ने देश के कई राज्यों की राजधानियों में अडानी और मोदी के रिश्तों के विरोध में प्रदर्शन किया, राजभवनों तक मार्च किया, जेपीसी की मांग करते हुए नारेबाजी की। पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी गई, गिरफ्तारियां करनी पड़ी। इधर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद से विजय चौक तक मार्च किया, मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए, कुछ ऐसे। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचना बंद करो। लेकिन इन नारों की गूंज से सरकार की सेहत पर न तो कोई फर्क पड़ रहा है, न ही पड़ने वाला है। ये नारे तो मोदी के भाषण के दौरान संसद के दोनों सदनों में गूंजे थे। अडानी कांड की जांच को लेकर विपक्ष लगातार मांग करता रहा, लेकिन सुन कौन रहा है? मीडिया में विपक्ष की आवाज के लिए हाशिए भर की जगह है और बीजेपी के एजेंडे के हिसाब से खबरें लगातार चलाई जा रही है। अचानक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे राहुल गांधी ने देश का बहुत बड़ा अपमान कर दिया हो। सारे चैनल बीजेपी की इस मुहिम में शामिल हैं। अरे भाई, राहुल गांधी ने लंदन में छात्रों और पत्रकारों के कार्यक्रम में कुछ कहा, जो उन्हें लगा वो उन्होंने बोला, और उनकी राय है। विपक्ष के नेता बार बार यही कह रहे हैं कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से कमजोर किया जा रहा है, विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ लगातार सीबीआई और ईडी के छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है लगातार, सालों से और महीनों से, और इधर कई सप्ताह से आप लगातार देख रहे होंगे, चुन चुनकर विपक्ष के नेताओं को सरकारी एजेंसियां टारगेट कर रही है, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक, बिहार से लेकर दिल्ली तक। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सत्ता तंत्र तो नहीं होता है। लोकतंत्र के लिए विपक्ष की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सत्ता पक्ष की। लेकिन किसे नहीं पता है कि बीते 8 सालों में बीजेपी सरकारों वाले राज्यों में न तो सीबीआई गई, न ईडी ने छापे मारे, न बीजेपी का कोई मंत्री पकड़ा गया, न ही कोई नेता बीजेपी का शिकंजे में आया, और जो आया बीजेपी विधायक का बेटा लोकायुक्त के छापे में करोड़ों के साथ कर्नाटक में पकड़ा भी गया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा। बैंड बाजा और बारात के साथ बीजेपी का विधायक, उस रिश्वतखोर बेटे का बाप, जमानत पर छूटकर जब बाहर निकला तो जुलूस के साथ निकला। दर्जनों नेताओं ने सीबीआई और ईडी से बचने के लिए अपने दल से पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया और मंत्री से मुख्यमंत्री तक बन गए, बच गए। और 2 वीडियो में मैं विस्तार से ये सब आपको बता भी चुका हूं, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। तो क्या सवाल ये नहीं है कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर अगर राहुल ने कोई सवाल उठा दिया तो क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया? राहुल के बोलने की सजा यह होनी चाहिए कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। क्या राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र पर विदेश में कुछ सवाल उठाकर इतना बड़ा अपराध कर दिया कि उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाए, उन्हें देश से उठाकर फेंक दिया जाए? क्या राहुल ने संसद में अडानी और मोदी के रिश्ते पर सवाल उठाकर इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि उन्हें सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए? क्या राहुल ने संसद के भीतर जो बयान दिया या विदेश में जो बयान दिया, क्या देश के खिलाफ वो बयान है? क्या वो देश का अपमान है? और उन्हें संसद में रहने का कोई हक नहीं है अपने बयानों की वजह से? क्या राहुल ने अगर कहा कि देश में लोकतंत्र मर चुका है या ऐसे कुछ बयान दिए तो क्या ये बयान राजद्रोह है? और ऐसे बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें जेल भेज देना चाहिए? इस सवाल का जवाब अपने भीतर तलाशते वक्त पीएम मोदी का एक पुराना बयान भी सुन लीजिए, जो आज एक बार फिर वायरल हो रहा है। उस भाषण का टुकड़ा जिसमें मोदी ने कहा था, एक समय था जब लोग अफसोस करते थे कि पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था कि हिंदुस्तान में पैदा हुए।
जब मैंने सुना था तो मैं भी चौंका था। यही है। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे मोदी का ये उद्योग जगत के भाषण लोग कहते भाई अब क्या देश का अपमान नहीं था? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 2014 में मोदी जी के आने से पहले सोचते थे कि पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था कि इस देश में पैदा हुए? मतलब कुछ भी बोल देंगे। मोदी का ये वीडियो देखकर, ये सवाल या दिखाकर ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत से लोग आज भी उठा रहे हैं। क्या विदेश में मोदी का ये भाषण देश का अपमान नहीं था? हालांकि मोदी का यह भाषण 2015 का है, जब मोदी दक्षिण कोरिया यात्रा पर गए थे। प्रधानमंत्री बने 1 साल ही हुए थे। प्रवासी भारतीयों के बीच पिछली सरकारों को कोसते हुए मोदी जी ये सब कहा गए। तब से अक्सर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। आज भी कांग्रेस नेता इसी वीडियो के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं। पवन खेड़ा का यह बयान सुनिए। प्रधानमंत्री जी, कबीरदास कहते थे कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। ये आप पर बिल्कुल ठीक बैठती है बात। 9 साल आपने गंवा दिए इस देश के बुजुर्गों को, पूर्वजों को गाली देकर। 3 पीढ़ियों का अपमान करते हैं जब आप बोलते हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तब नहीं आपको देश की छवि की चिंता होती। संसद में खड़े होकर पीठ थपथपाते हैं अपनी, एक अकेला सब पर भारी। विश्व देख भी रहा होता है और हंस भी रहा होता है, तब नहीं चिंता होती है आपको देश की छवि की। जब छुई मुई बनकर आप देश के मीडिया को लाल आंख दिखाते हो, विदेश के मीडिया पर रेड डालते हो, तब नहीं चिंता होती आपको देश की छवि की। दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हो कि भारत में पैदा होना भी दुर्भाग्य माना जाता था, तब नहीं परेशान होते आप कि देश की छवि के साथ आप क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पे हमले आप करते हैं तो इसलिए चर्चा उस पर होती है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर अगर चर्चा हो रही हो तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। आपको नहीं समझ में आ रही है बात। प्रधानमंत्री जी, कुछ गलतफहमियां आपने पाली हुई हैं अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं, आपकी अनुमति से सूरज उगता नहीं है, आपके भय से चंद्रमा अस्त नहीं होता। ये गलतफहमियां अपने मन से निकाल लीजिए। और अगर आपको देश की छवि की ज्यादा चिंता है या अपनी छवि की बहुत ज्यादा चिंता है तो ये समझ लीजिए कि अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा। और वो पद्मश्री कंगना रनावत, जिसने कह दिया था कि देश को असली आजादी ही मोदी के पीएम बनने के बाद, यानी 2014 के बाद मिली। 1947 में मिली आजादी भीख में मिली आजादी थी। वो भी सुनिए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है, कंगना ने सीधे सीधे देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए हजारों लाखों सेनानियों का अपमान किया था। जिस आजादी के लिए देश ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, भगत सिंह से लेकर राजगुरु तक सैकड़ों जांबाज हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। सैकड़ों लोगों ने अंग्रेजों की गोलियां खाई, सिर कटवाए, तोप के मुंह पर लेटना मंजूर किया, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ा। नेताजी, गांधी, नेहरू से लेकर पटेल तक लगातार संघर्ष करते रहे, जेल में सड़ते रहे हजारों लाखों लोग। तब जाकर इस देश को मिली आजादी। उस आजादी को कोई अभिनेत्री खारिज कर देती है और कहती है असली आजादी मोदी के पीएम बनने के बाद मिली। तब तो आपको तकलीफ नहीं होती है। वो अभिनेत्री मोदी योगी की कृपा पात्र बनी रहती है, पद्मश्री भी है। लेकिन जिस राहुल गांधी के परिवार के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जान गंवाई है, उसे आप एक बयान देने की वजह से देशद्रोही घोषित कर देते हैं, देश से निकालने की बात करने लगते हैं, संसद से बाहर करने की बात करते हैं। यह कैसी स्थिति पैदा कर दी गई है? और इस देश में ऐसी स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि पूरी कोशिश यह है मोदी जी की, अमित शाह की, कि विपक्ष को पूरी तरह से ध्वस्त करो, किसी भी तरह से विपक्ष सिर ना उठा पाए ऐसी स्थिति पैदा करो।
इतना डिस्क्रेडिट करो कि जनता के बीच लगे कि ये सब लोग देश के लिए किसी काम के नहीं हैं। एजेंसियों का इस्तेमाल करो, मीडिया का इस्तेमाल करो, छापों से लेकर तमाम तरह के बयान के जरिए, और इस मुहिम में मीडिया शामिल होता है। और इसलिए सवाल कभी मोदी पर नहीं उठता, सवाल कभी योगी पर नहीं उठता, सवाल कभी अमित शाह पर नहीं उठता। लेकिन एक बयान राहुल गांधी ने क्या दिया, राहुल गांधी के पीछे बीजेपी तो पड़ी ही पड़ी, पूरा तंत्र राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने में लग गया। और सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल विपक्ष का है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। लोकतंत्र में विपक्ष की भी हैसियत है, विपक्ष की अहमियत है। बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष तानाशाह होता है, बेलगाम होता है, और इस देश में ऐसी ही स्थिति पैदा की जा रही है। आज संसद में पीयूष गोयल बोल रहे थे, राहुल गांधी के बयान से बौखलाए हुए, इमरजेंसी का जिक्र कर रहे थे। सही है, आपातकाल इस देश ने देखा है, भुगता है, झेला है, लेकिन यह भी कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब प्रेस का गला दबाया जाता है। इमरजेंसी में हत्या हुई थी, प्रेस का गला घोंटा गया था। आज के दौर में गला घोंटने की जरूरत ही नहीं है, थाल में अपना सिर रखकर लोग खुद परोस रहे हैं। जरूरत क्या है? प्रेस का कौन सा हिस्सा है, कितना बड़ा हिस्सा है जो सरकार से सवाल पूछ सके? कितना बड़ा हिस्सा है जो मोदी और शाह के सामने खड़े होकर काम के लायक एक सवाल पूछ सके? उनकी नीतियों पर, उनकी असफलताओं पर, उनके वादों पर, उनके बयानों पर कोई सवाल पूछ सके? तो सब कुछ तो तयशुदा ढंग से सत्ता के सामने नतमस्तक है। फिर यह सवाल बेमानी है कि प्रेस इस देश में पूरी तरह आजाद है। आजाद का मतलब वो नहीं होता है कि कोई गला घोंटे और इमरजेंसी ही लगा है। वो भी होता है जो आज इस दौर में हो रहा है। सब नतमस्तक है, और चूंकि सब नतमस्तक हैं, इसलिए सवाल कभी मोदी और शाह पर नहीं है, सवाल सिर्फ विपक्ष पर है। कभी राहुल गांधी हो, कभी तेजस्वी हो, कभी अखिलेश हो, कोई और है। बहरहाल, और ऐसी स्थिति में प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसों को भी बोलने का मौका मिलता है कि इन्हें इस देश में राजनीति का मौका नहीं देना चाहिए और देश से बाहर कर देना चाहिए। और इस देश में ऐसा बीते सालों में, 6, 7, 8 सालों में आपने देखा होगा कि जो भी असहमत है, जो भी मोदी पर हमले करता है, जो भी मोदी की आलोचना करता है, उसे बाहर भेज दो, विदेश भेज दो, देश निकाला कर दो, देशद्रोही घोषित करो, राजद्रोह का मुकदमा करो। तो यही हो रहा है। अब देखना है बीजेपी पूरी इस कोशिश में कि 2024 के चुनाव के पहले अगले 13 महीने तक बार बार हर वक्त ऐसा नैरेटिव सेट करें जिससे विपक्ष पूरी तरह डिस्क्रेडिट हो, पूरी लामबंदी विपक्ष के खिलाफ हो और सब मोदी के इर्द गिर्द हो। यही कोशिश है। इस कोशिश में मीडिया पूरी तरह से शामिल है। देखना है दर्शक के तौर पर, नागरिक के तौर पर, मतदाता के तौर पर आप किस तरह से क्या सोचते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। नमस्कार।